सेम होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 1.5 और y इज इक्वल टू 6, ये 6 अच्छा 0 है, y इज इक्वल टू क्या है 0, फिर z इज इक्वल टू 2, फिर a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू क्या, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया CUT UG का मैथमेटिक्स, और जहां पर हमारी आपकी बात 2 चैप्टर तक हो चुकी थी, यानी कि हमारा आपका पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन और दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यानी कि ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। और अब हमारा आपका थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसे हम लोग ऑब्व्यू कहते हैं। ये जो भी क्लासें हम आप लोग को करा रहे हैं, ये आप CUT UG वाले तो पढ़ ही सकते हैं, उनके लिए तो स्पेशल है। क्लास 12th वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी ये क्या है, बढ़िया रामबाण का काम करेगी। तो आज हमारा आपका थर्ड चैप्टर है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आपका थर्ड चैप्टर कौन सा है, हमारा आपका भैया थर्ड चैप्टर है, चैप्टर थर्ड ऑब्व्यू मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिसेस बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, हम लोग अच्छे से समझते हैं कि हमारा आपका ये मैट्रिक्स जो है ये कहाँ उपयोग होने वाला है। तो ये देखो क्या करा है, गणित की विभिन्न शाखाओं में ऑब्व्यू के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें ऑब्व्यू के ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑब्व्यू गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। अन्य सीधी साधी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है। यानी कि और बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उनमें से ये गणित वाली जो मेथड है ऑब्व्यू वाली, ये हमारे कार्य को करने में सरल कर देता है, ठीक ना। फिर क्या करा है, रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने, रैखिक समीकरण जो होगा उसको हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप ऑब्व्यू की संकल्पना का विकास हुआ। यानी कि इन सभी के परिणाम से क्या हुआ, ऑब्व्यू की एक संकल्पना हुई, ठीक, और इसका विकास हुआ। ऑब्व्यूओं को केवल रैखिक समीकरण के निकाय के गुणांकों को प्रकट करने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑब्व्यू को यह कहा जा रहा है कि केवल जो रैखिक समीकरण के निकाय के गुणांक हैं उनको प्रकट करने के लिए ही केवल नहीं प्रयोग किया जाता है, बल्कि ऑब्व्यूओं की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है, यानी कि इससे भी ज्यादा इसका प्रयोग है। ऑब्व्यू संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट प्रोग्रामों में किया जाता है। जैसे सेपरेट शीट प्रोग्राम, जैसे एक्सेल है आपका या लिब्रे ऑफिस कैल्क है, समझे ना, ठीक ना। तो फिर उसके बाद इन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्या करा है, जिसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बजट, विक्रय वैल्यूएशन, लागत आकलन, किसी प्रयोग के परिणामों का विशेष विश्लेषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं जैसे आवर्धन मैग्निफिकेशन, घूर्णन रोटेशन तथा किसी समतल द्वारा परावर्तन को ऑब्व्यू द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। यानी कि फिजिकल टर्म्स जो है, जैसे आपका ये आवर्धन हो गया, घूर्णन हो गया, परावर्तन हो गया, इसमें भी ऑब्व्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर ऑब्व्यूओं का प्रयोग गुण लेखकी यानी कि क्रिप्टोग्राफी जिसे बोलते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान की कुछ शाखाओं तक सीमित है, अपितु इसका प्रयोग अनुवांशिकी यानी कि बायोलॉजी, फिर अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान तथा औद्योगिक प्रबंधन में भी किया जाता है। ये क्या है भैया, मैट्रिक्स का उपयोग है, मैट्रिक्स का यूज है।
बात समझ में आई? किसी कोई समस्या नहीं थी। अब आगे समझते हैं आव्यूह है क्या। अभी जब हम लोग आव्यूह को समझे थे, यानी कि आव्यूह का उपयोग क्या है, क्यों आव्यूह हमारे आपके अस्तित्व में आया, उसकी बात करें। लेकिन अब आव्यूह है क्या ये समझते हैं। करा कि मान लीजिए हम राधा तथा उसके दो मित्रों फौजियों तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं, यानी कि कोई एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसकी सूचना को ये व्यक्त करना चाह रहे हैं। ठीक, आव्यूह को समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। अब क्या करें, जैसे राधा के पास 15 पुस्तकें तथा 6 कलम, फौजिया के पास, ये कोई नाम है ध्यान दीजिएगा, 10 पुस्तकें तथा 2 कलम, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम सारणिक रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे ये राधा है तो इधर पुस्तिका बन गया, इधर कॉलम, इधर क्या हो गया आपका नाम हो गया, ठीक ना, क्या नाम। तो राधा के पास 15 पुस्तक 6 कलम, फौजिया के पास 10 पुस्तक 2 कलम, सिमरन के पास 13 पुस्तक और 5 कलम, इस तरह से इसको व्यक्त किया गया। अब इसे हम निम्नलिखित ढंग से भी व्यक्त कर सकते हैं, 15 6 10 2 13 5। ये जैसे था, ये आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो हो गया, ठीक ना। तो पहली रो क्या है, राधा के लिए है, 15 पुस्तक 6 कलम। तो ऐसे इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि 15 पुस्तक 6 कलम, 10 पुस्तक 2 कलम, 13 पुस्तक 5 कलम। तो ये क्या हो गई आपकी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो हो गई। बात समझ में? रो को क्या बोलते हैं हिंदी में, पंक्ति बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम स्तंभ की बात करेंगे तो ये पहला स्तंभ था, ये दूसरा था, वैसे यहां पर भी क्या है, ये पहला स्तंभ इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो जो मैट्रिक्स है उसको इसी तरीके से डिनोट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इनको रो बोला जाता है, और जो ये वर्टिकल लाइन है इनको कॉलम बोला जाता है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसी को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे हम ये क्या कर लें, ये नाम जो है अलग अलग बना, राधा, फौजिया, सिमरन। अब जो है पुस्तिका और कलम जो है ये रो बन गए। ठीक, तो पुस्तिका कलम, पुस्तिका राधा के पास 15 पुस्तक, फौजिया के पास 10 पुस्तक, सिमरन के पास 13 पुस्तक। ठीक, फिर उसके बाद राधा के पास 6 कलम, फौजिया के पास 2 कलम, सिमरन के पास 5 कलम। क्लियर? ये क्या है भैया, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको जब हम मैट्रिक्स में ले आएंगे तब क्या है, ये अब ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ठीक ना। अब ये कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये 15 है ये क्या है, राधा के पास 15 पुस्तक और 6 कलम, फिर फौजिया के पास 10 पुस्तक 2 कलम, फिर सिमरन के पास 13 पुस्तक 5 कलम। अब उसी को जो पहले डाटा हमारा आपका इस तरीके से था, अब डाटा इस तरीके से हो गया हर लोग का, ठीक ना। ये क्या है, मैट्रिक्स है। बात समझ में? अब समझते हैं आगे डिफिनीशंस क्या है। ठीक, अब आगे आइए, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ठीक, तो अब देखो क्या कर रहा है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। समझिए ध्यान से, डिफिनीशन क्या बोल रहा है। आव्यूह क्या है भैया, संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों का आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। यानी कि जो ये संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को या ये फलनों को हम लोग आव्यूह का अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे या प्रविष्टियां कहेंगे। क्लियर? आगे समझते हैं। अब क्या करा, आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आव्यूह के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। क्लियर?
जैसे आपके सामने पहला उदाहरण कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए। अब देखो कैपिटल ए बराबर ये क्या है, जो ये चीज आपको दिख रही है, जैसे आपको ऐसे मिलेगा कभी भी ये क्या होगा, ऑब्लिव का सिंबल होगा। अब जो भी इसके अंदर लिखे जाएंगे, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी है ये सभी के सभी क्या है, आपके एलिमेंट है। ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट या अवयव बोल सकते हैं, सब पूरे के पूरे। क्लियर। अब वही बी है, अब ये क्या है सी। अब देखो ये सभी सभी क्या है, नंबर्स हैं। ये क्या है, फंक्शन है। 1 + x क्या है, फंक्शन है। cos x फंक्शन है। x³ क्या, कोई एक फंक्शन है। तो फंक्शन या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास ही क्या कहलाता है, ऑब्लिव कहलाता है। क्लियर। इनको ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी आपको बता दिया। ठीक, ए बी सी कैपिटल से ही डिनोट करेंगे। एलिमेंट इस्तेमाल हो सकता है अंदर का, लेकिन इनको डिनोट करने वाला अक्षर जो होगा वो कैपिटल ही होगा। ठीक ना। अब आगे समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं, ऑब्लिव की कोट। ऑब्लिव की कोट क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं कि यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी ऑब्लिव को यम क्रॉस यन कोटि का ऑब्लिव अथवा केवल यम क्रॉस यन ऑब्लिव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास ए, ठीक ना, उसमें है जैसे मान लो A1 A2 एंड सो ऑन AN तक। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद मान लो जैसे ये A1 B1 C1 एंड सो ऑन मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लो, जैसे हम Z लिख सकते हैं, ZM। ठीक, तो इसमें 1 2 3 4 कितने स्तंभ है, यम, और रो कितनी है, यम। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यम और यन क्रॉस के, यानी क्रॉस का मतलब कि यम रो और यन कॉलम का अगर हमारे पास कोई ऑब्लिव है तो उसको क्या बोलेंगे, यम क्रॉस यन कोटि का ऑब्लिव बोलेंगे, या केवल बोल सकते हैं यम क्रॉस यन ऑब्लिव। क्लियर। अब आगे क्या बोलना, ध्यान देखिएगा, ऑब्लिवों के उपयुक्त उदाहरणों के संदर्भ में, यानी कुछ उदाहरण आपका जो दिया गया था, एक 3x2 ऑब्लिव, जो एग्जांपल ए है आपका ये वाला, ये क्या है 3x2 ऑब्लिव। क्यों, क्योंकि इसमें कितनी रो है, 1 2 3, तो ये 3 रो हो गई, कॉलम कितना हुआ 1 2, तो 3x2 का ऑब्लिव हो गया। अब इसकी बात करेंगे, इसमें कितना है, ये 3x3 का ऑब्लिव हो गया, 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम। क्लियर। फिर उसके बाद इसमें बात करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 रो और कॉलम कितना 1 2 3, ये 2x3 का हो गया। क्लियर। आगे चले। हाँ, तो ऐसे बात कर रहे थे हम लोग, वही बात ये कर रहे हैं कि जैसे 3x2 ऑब्लिव, बी एक 3x3 ऑब्लिव, सी क्या है 2x3 ऑब्लिव। तो हम देखते हैं कि ए में 3x2 बराबर 6 और अवयव है, ए में कितना है 3x2 बराबर कितना होगा 6 अवयव, इसमें कितना 9 अवयव, इसमें कितना 6 अवयव है। तो अब समझते हैं ये क्या कर रहे हैं, और बी तथा सी में क्रमशः 9 और 6 अवयव है। तो सामान्यतः किसी यम क्रॉस एन ऑब्लिव का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। यानी कि यम क्रॉस एन का है तो निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, फिर ये A21 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते AM1। ठीक, फिर इधर आएंगे तो Mn हो जाएगा, यानी कि टोटली क्या है यम क्रॉस यन के ऑब्लिव। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये यम और यन की कंडीशन है। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ए बराबर, जैसे यहां लिख देते हैं ए बराबर AIJ यम क्रॉस यन, ऐसा है। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा,
और हाँ ध्यान दो, ये सब के सब पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। तो अब आपका जो आई है, आई को समझ रहे हो, आई और जे जो है ये क्या होंगे भैया, आई कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। आई जो है आपका ये आई इज ग्रेटर देन या इक्वल देन 1। आई क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा ही होगा और यम से छोटा या यम के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से जे जो है ये 1 से बड़ा या बराबर होगा और यन से छोटा या बराबर होगा जे। बस समझ में आ रही, जहां आई और जे क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है आप समझिएगा कि कभी भी जो हमारी आपकी मैट्रिक्स है कम से कम क्या होगी, एक रो तो हो ही सकता है या एक कॉलम हो सकता है। एक रो या एक कॉलम से कम जाएंगे तो कोई मैट्रिक्स बनेगी ही नहीं, समझे। तो वही क्या है कि आई जो है आपका ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, जे भी क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक, अब आगे देखें। इस प्रकार आईवी पंक्ति के अवयव AI1, AI2, AI3, AIN है, जबकि जेवे स्तंभ के अवयव A1J, A2J, A3J, AMJ है। ठीक ना। सामान्यतः हम AIJ प्लस 1वीं पंक्ति और जेवे, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में आने वाला अवयव होता है, हम इसे ए का आई कामा जेवी अवयव भी कहते हैं। ठीक, किसी यम क्रॉस एन आव्यूह में अवयवों की संख्या यमन होती है, यानी कि उसकी क्या बोलते हैं, कोट जितना होगी, उसकी कोट जितना होगी वही क्या उतना उसमें एलिमेंट होंगे, यानी कि अवयव होंगे। जैसे यम क्रॉस एन कोट है तो यम और एन का गुणा क्या होगा, अवयवों की संख्या होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे किसी यम क्रॉस एन कोट के अवयव को प्रकट करने के लिए हम लोग ए बराबर ऐसे, ए बराबर AIJ यम क्रॉस एन से व्यक्त करेंगे। ठीक ना, इस सिंबल का यूज करेंगे। ये ए क्या है, अवयव यानी मैट्रिक्स है, और ए क्या है, एलिमेंट है। आई जे क्या है, कौन सा एलिमेंट है, वो नंबर। जैसे आई बराबर 1, जे बराबर, तो A11 होगा, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम का पहला अवयव। ठीक ना, या पहला एलिमेंट्स इस तरीके से। और मैट्रिक्स क्या है, एम क्रॉस एन की होगी। ठीक, एम क्रॉस एन यानी कि 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, कुछ भी एंड सो ऑन हो सकती है, जो भी उसकी कोटि होगी उसके अनुसार। ठीक, अब आगे देखें। अब हम कह रहे हैं एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मॉड I माइनस 3J द्वारा प्रदत्त है। एक मिनट, हाँ ठीक। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है कि एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक, और उसमें मैट्रिक्स जो है आपको दी हुई है कि AIJ बराबर बराबर 1/2 मॉड में I माइनस 3J, इसे मैच कर लो, I माइनस 3J। अब इस मैट्रिक्स को हमको आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी आपकी जनरल मैट्रिक्स होती है, जिससे कोई भी A बराबर हम मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर वो मान लो जैसे 3 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 है, जैसे ये A11, A12, A13 ऐसे होती है। फिर अगर दूसरे रो में आएंगे तो A21, A22, A23, फिर तीसरे में आएंगे तो A31, A32 और A33। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 का होगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग करें। अब देखो 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम हमारे आपके बनेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो
इसमें हमको आपको जो दे रखा है उस पर बात करेंगे। जैसे आपके पास क्या है, ए आई जे बराबर 1/2 आई मॉड में आई माइनस का 3j। हम पहले क्या करते हैं, आई और जे बराबर 1 रखते हैं, ठीक ना। यानी कि आई बराबर भी 1 है आपका और जे बराबर भी 1 है। तो a11 बराबर 1/2 मॉड में आई के स्थान पर 1 माइनस 3 इंटू 1। तो a11 बराबर 1/2 और इसमें घटाएंगे तो मॉड में माइनस का 2। तो a11 बराबर एक प्लस हो जाएगा तो 1/2 गुणे 2, यानी कि a11 बराबर 1। a11 बराबर क्या है, 1 है। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, a12 निकाल लेते हैं। ठीक क्या निकालेंगे, a12 बस हो, यानी कि i बराबर 1 j बराबर 2। बार बार नहीं लिखेंगे कि कितना बराबर इतना। तो a12 निकालेंगे तो 1/2 1 माइनस 3 क्रॉस 2। तो a12 बराबर 1/2 और 1 माइनस 3 क्रॉस 2 6। तो a12 बराबर 1/2 क्रॉस का 5 माइनस 5 होगा, बाहर से निकलेगा तो प्लस। तो a12 बराबर 5/2 हो गया। ठीक ध्यान दो, हमको क्या निकालना है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, हमारी जो मैट्रिक्स बनने वाली यही होने वाली है, a11 a12 a21 a22 a31 a32 ना। समझो फिर से, a11 a12 फिर a21 a22 फिर a31 a32, नहीं तो बनेगी। तो ये आपको इतना एलिमेंट निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। ये वाला हमने इन जनरली लिखा था कि अगर 3 क्रॉस 3 का कैसे होगा। ये क्या है आपका 3 क्रॉस 2 का है। तो 3 क्रॉस 2 हमको निकालना है, इसमें हम लोग निकाले a11 a12 निकाले। इस तरीके से a21 निकालेंगे, a21 मतलब 1/2 1 माइनस सॉरी 2 माइनस 3 क्रॉस 1। तो a21 बराबर 1/2 क्रॉस 1 बचेगा। तो a21 इज इक्वल टू 1/2, ठीक ना। इसी प्रकार हम लोग निकाल रहे हैं क्या, a22 बराबर 1/2 2 माइनस 3 क्रॉस 2। तो a22 बराबर 1/2 और ये कितना बचेगा, 3 दूना 6। तो एक बार लिख देते हैं, a22 बराबर 1/2 क्रॉस का 4। तो a22 बराबर 2 बच जाएगा। क्लियर। तो अब हमको क्या निकालना है, a31। तो a31 बराबर क्या होगा, 1/2 3 माइनस 3 क्रॉस का 1। तो a31 बराबर 1/2 क्रॉस 0। तो यानी कि क्या मिल गया हमको, आपको a31 बराबर 0। क्या मिलेगा, a31 बराबर 0। ठीक इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अगर निकालने जाएंगे a32 बराबर, तो a32 कैसे निकालेंगे, 1/2 3 माइनस 3 क्रॉस का 2। तो a32 बराबर 1/2 क्रॉस का माइनस सॉरी मार है तो माइनस लगने का कोई चांस ही नहीं। तो a32 बराबर 3/2। ठीक तो अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को हम लोग इसमें रख देंगे। ठीक तो अब हमारी आपकी मैट्रिक्स क्या बनने वाली है, मैट्रिक्स बनने वाली है अब a बराबर a11 क्या पाए थे, a11 1 पाए थे। फिर उसके बाद भी है a12 ना 5/2 फिर उसके बाद 1/2। फिर उसके बाद क्या मिला है, 2 मिला है ना। तो फिर उसके बाद क्या पाए हैं, 0 और फिर 3/2। क्या ये सही है, मैच कर लो एक बार।
1 1/2 0, 5/2 2, 3/2। ठीक, ये आपकी क्या है, मैट्रिक्स है 3x2 की। अगर हमको आपको 3x3 निकालना होता देखना एलिमेंट पूरा निकालते, समझे। 4x4 निकालना होता तो और भी इसे बढ़ा लेके इसी तरह से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए आपको, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या आ गया, अवयवों के प्रकार, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है। सबसे पहला क्या है, स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। क्या, स्तंभ अवयव, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये क्या है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक, स्तंभ अवयव क्या बोलेंगे भैया, अगर उसमें केवल एक कॉलम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव बोलेंगे। जैसे आपके एग्जांपल है a बराबर 0√3 1/2, ये ओनली वन एक कॉलम है, इसलिए क्या है, कॉलम अवयव है, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, 4x1 कोड का एक स्तंभ, 4x1 यानी कि कितनी रो है, 4 रो, कितनी है, 4 रो है आपकी, लेकिन कॉलम कितने हैं, एक, तो इसलिए 4x1 होगा। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने का a बराबर aij m×1। ठीक, m×1 क्या है, कोटि का स्तंभावयव। ठीक, स्तंभावयव को व्यक्त करने की कोटि है, समझे। स्तंभ यम क्या है, उसकी रो है, रो कितनी भी हो लेकिन कॉलम एक ही होगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। अब देखो भैया, पंक्ति अवयव क्या है, रो मैट्रिक्स। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। उसी का जस्ट अपोजिट, अगर केवल एक कॉलम था तो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर केवल एक रो है तो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक ना, तो इसमें एग्जांपल जैसे बी है -1/2√5 2 3, तो ये ओनली वन रो है, कॉलम तो आपके कितना हो गया, 4 हो गया ना, कॉलम तो आपका 4 हो गया, लेकिन ये रो कितना है, एक है। ये क्या है, 1x4 कोटि की एक पंक्ति अवयव है। ठीक, इसे व्यापक रूप से अगर लिखना है तो bij 1x n। ठीक ना, 1 का मतलब क्या है, रो केवल एक ही होगी, और n का मतलब क्या है, कितनी भी कॉलम हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं, इसे 1x n कोटि का पंक्ति अवयव कहते हैं। क्लियर। अब अगर वर्ग अवयव क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ध्यान समझिएगा। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंपल सी बात है, रो और कॉलम्स की संख्या अगर समान है तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक, तो इसमें देखो एक अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है उसे एक वर्ग अवयव कहते हैं। अतः m×n अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि m और n दोनों क्या हो, बराबर हो तब। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है, एग्जाम्पल है आपका n एक वर्ग अवयव कहेंगे जब, उदाहरण के लिए जैसे a अवयव है, इसमें देखो एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम 1 2 3 कॉलम, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, ये 3x3 की अवयव है, यानी कि n बराबर भी 3 और m बराबर भी 3, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ग अवयव कहलाएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, आगे समझिए। अब अगला क्या है आपका भैया, विकर्ण अवयव। ठीक, विकर्ण अवयव क्या है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। विकर्ण अवयव में क्या है भैया, कि एक अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा कब, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे आपका ये भी विकर्ण कहलाए क्योंकि केवल एक ही विकर्ण वाला ओनली एलिमेंट है, और तो है ये नहीं। जैसे ये है, ये 2x2 का है तो विकर्ण के एलिमेंट है बाकी सब शून्य, वैसे ये वाला है विकर्ण का एलिमेंट है बाकी सब शून्य, इसे क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है अदिश मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव समान होते हैं। जैसे ये, ठीक है, ये देखो विकर्ण के अवयव क्या है, समान है, ये भी क्या विकर्ण कहला सकता है। ठीक, लेकिन ध्यान देना ये सभी क्या है, एक प्रकार के वर्ग अवयव ही है। ठीक, तो इनके विकर्ण के अवयव समान ही क्या कहलाएंगे, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अगला क्या है आपका, तत्समक अवयव क्या है, ध्यान समझिएगा।
तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, विकर्ण का सभी अवयव एक होगा तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। दूसरे शब्दों हम बोल सकते हैं वर्ग अवयव aij n क्रॉस m एक तत्समक अवयव है यदि aij बराबर एक होगा, यदि i और j बराबर है। दोनों i और j बराबर कब कब होते हैं? i और j बराबर होते हैं जैसे आपका ये कोई भी एक मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो i और j कब बराबर है? यहाँ बराबर है i और j, यहाँ बराबर है i और j, यहाँ बराबर i, अर्थात विकर्ण वाला ही, डायगोनल वाला ही एलिमेंट की बात की जा रही है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि i और j बराबर कब होंगे? डायगोनल वाले बराबर होंगे। डायगोनल वाला एलिमेंट एक हो, बाकी जब बराबर ना हो, बराबर हमेशा नहीं है केवल विकर्ण को छोड़ करके, तब क्या होगा? सब 0 होगा। क्लियर? n कोड के तत्समक अवयव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं i सफिक्स n, ठीक ना। जनरली केवल i से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर n कोड का है तो n से, i सफिक्स n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो संदर्भ में कोड स्पष्ट होती है तब इसे केवल i से प्रकट करते हैं, यानी कि अगर कोड हमको पता है, यानी कि क्लियर है कि ये 2 कोड का अवयव है, तो तत्समक अवयव है, 3 कोड का तत्समक अवयव है, तब क्या बोलेंगे? केवल i से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे ये 1, ये भी तत्समक अवयव कहला सकता है। ये देखो विकर्ण के एलिमेंट ओनली 1, विकर्ण के एलिमेंट ओनली 1, ठीक ना। तो ये क्या है? आपका तत्समक अवयव है। क्लियर? अब आगे समझते हैं शून्य अवयव क्या है। शून्य अवयव क्या है भैया? सिंपल सा, एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, जैसे ये। ठीक, अगर सभी का सभी अवयव शून्य है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। इसे ये इस तरीके से कैपिटल 0, ठीक ना, कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इनके कोड संदर्भ द्वारा स्पष्ट होती है, ठीक ना। आगे देखो, अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों में समानता क्या है? देखो ध्यान से, 2 अवयव aij तथा bij समान कहलाते हैं यदि, पहला पॉइंट ध्यान समझिएगा, वे समान कोटि के हो। उनकी कोटि क्या हो भैया? समान हो, और एक का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव को समान हो, अर्थात i तथा j के सभी मानों के लिए aij बराबर bij हो। ठीक, जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, समान अवयव है, किंतु जैसे 3 2 0 1 2 3 0 1 समान अवयव नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, ये समान है। लेकिन यहाँ देखो 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ वाले पे 3 है, तो ये समान नहीं है, तो ये क्या है? आपका समान, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। बात समझ में आई? आगे देखो, प्रतीकात्मक रूप से यदि 2 अवयव समान है तो इसे हम a बराबर b लिखते हैं। ठीक, आगे देखें एग्जांपल के लिए, जैसे आपका ये मैट्रिक्स है x y z a b c बराबर माइनस का 1.5 0 2 √6 3 2। तो ये क्या है? समान कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है आपका? ये संगत मतलब सेम स्थान वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 1.5 और y इज इक्वल टू 6, ये 6 अच्छा 0 है, y इज इक्वल टू क्या है? 0, फिर z इज इक्वल टू 2, फिर a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू क्या? 2। यानी कि सब संगत एलिमेंट्स क्या है? आपके समान है। क्लियर? संगत एलिमेंट्स क्या है? समान है। संगत एलिमेंट्स क्या है भैया? इसके समान है, ठीक ना। यानी कि हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, ठीक ना। आगे देखो, अब
कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान समझिएगा। वही बातें कह रहा है, यदि एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, दोनों बराबर हैं तो इनके संगत एलिमेंट्स को भी हम बराबर दिखा सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। जैसे पीछे कराया वैसे देखो, जैसे यहाँ x+3 है तो यहाँ 0, ठीक। ये z+4 है, z+4 6 के बराबर होगा। तो आप इन सबको सॉल्व करेंगे, a b c x y z का मान आप निकाल लेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहे, जैसे x+3 है, x+3 किसके बराबर होगा? x+3 आपका 0 के बराबर होगा, तो x -3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप z का मान निकालना चाहेंगे तो z+4 कितना है? 6 है, तो z उधर जाएगा, घर जाएगा तो 2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। डू इट बाय योरसेल्फ, आपका होमवर्क है ये, आप खुद ही करेंगे, ठीक। अब आगे देखो, अब क्या कर रहा है एग्जाम्पल, अगला है जैसे 2a + b a - b, ये भी वही तरीके से है, ठीक। इसको भी आप खुद कर लेंगे, 2a + b = 4, a - 2b = -3, ये इक्वेशंस बन जाएंगे और a + b + cd के आप a b c d के मान आप निकाल लेंगे, ठीक। सॉल्व भी है। अब देखो क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस क्या भी है करा कि यदि एक आव्यूह a बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए, पहला क्या, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे हम लोग निकालेंगे? ये देखिए कितना क्रॉस का है, तो कितनी रो है? 3 रो है, ठीक ना। 3 क्रॉस कितना कॉलम है? दिख रहा है आप सबको क्लियर ना? कितना कॉलम है? 4, तो 3 क्रॉस 4, तो इसकी जो है रैंक कितना हो गया, यानी कोट कितना हो गई? 3 क्रॉस 4, ठीक। अब आगे देखो, अवयवों की संख्या, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अवयवों की संख्या होती है, 3 चौके 12, यानी कि ये क्या है आपका 3 क्रॉस 4, ये क्या है आपका 12। फिर इसमें क्या करना है, अवयव a13, a13 का मतलब क्या है? a13 आपका क्या होगा? a13, 1 का मतलब पहली रो, 3 का मतलब तीसरा कॉलम, तो पहली रो ये, तीसरा कॉलम ये, 19, तो a13 कितना हो गया? 19। a21 यानी दूसरी रो का पहला ये, फिर a33 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम माइनस का 5, फिर a24 का मतलब दूसरी रो का चौथा 12 हो गया, फिर उसके बाद a23 दूसरी रो का तीसरा 5/32, ये क्या हो गया? इनके आंसर्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखो, अब क्या आ गया, 2 क्रॉस 2 अवयव एक a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें देखो, जैसे एक पहला क्वेश्चन है aij बराबर i + j का स्क्वायर बटे 2, ठीक, ये है। तो अब आप क्या करेंगे भैया, इसमें हमको आपको निकालना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मतलब a बराबर क्या है? a11 a12 a21 a22, यानी कि ये एलिमेंट्स हमको आपको निकालने हैं। a11 मतलब i बराबर 1 j बराबर 1, तो ये a11 बराबर i के स्थान पर 1 j के स्थान पर 1 स्क्वायर बटे 2, तो a11 बराबर स्क्वायर 2 जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो 4/2, तो a11 बराबर 2, ठीक ना। a11 बराबर हमको आप कितना मिलेगा? 2। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे a12 तो क्या होगा? 1 + 2 का स्क्वायर बटे 2, तो a12 बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे भैया, इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे? a21, तो a के स्थान पर 2, सॉरी i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 1 का स्क्वायर बटे 2, तो a21 बराबर कितना होगा? 9/2, ठीक ना। इसी तरीके से आप a22 निकालेंगे तो 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, तो a22 बराबर 4 4 चौके 16, 2 से भाग देंगे कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो हमारा आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तब a बराबर a11 कितना पाए हैं? 2, a12 कितना पाए हैं? 9/2, और a1
A21 कितना पाए 9/2 और ये कितना है 8। ठीक, ये क्या है इसका पहले वाले का आंसर है। क्लियर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे भैया, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे और थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है। ठीक, क्लियर। अब आगे देखें, अब आगे क्या बोल रहा है, 3x4 आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स है 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। तो Aij बराबर 1/2, मॉड में -3j, Aij बराबर 1/2 मॉड में -3i प्लस का j। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, Aij इक्वल टू 2i माइनस का j। तो इसमें क्या करना है आपको, 3x4, 3x4 का मतलब a बराबर आपको a11, a12, a13, a21, a22, a23, 3x4, 3 रो 4 कॉलम ना, तो अब सही है। क्लियर। अब देखो A31, A32, A33 और A34। क्लियर। ये इतने एलिमेंट्स आपको इनका निकालना है। तो हमने कैसे निकालना है आपको बता दिया है, बलू रख रख करके आप इसको करेंगे। ठीक, कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क। क्लियर। आगे देखो, अब क्या करा है, निम्नलिखित समीकरणों में x तथा x का y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, इसमें निकालना है तो ये इक्वल कर दो, y इक्वल टू 4 और इसको इक्वल कर दो z इक्वल टू 3, या x इक्वल टू 1 और ये 5 भी। ठीक, x y z है ये है 3 5 पता नहीं, इसमें ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस z इक्वल टू 5, फिर x y इक्वल टू 8। अब इनको हमको आपको सॉल्व करना है। ठीक, इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे, समीकरण बना करके। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब क्या कर लो, इसमें से आप सॉल्व करने के लिए इसमें जैसे आप निकाल लो x इक्वल टू 8/y, इसको समीकरण 1 में रख दो तो 8/y प्लस का y इक्वल टू 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, /1 कर लोगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। क्लियर। ये बन जाएगा गुणनखंड, आप सॉल्व कर लेंगे, y का मान पा जाएंगे। जब y का मान पा जाएंगे तो इसी में रख करके x निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 5 प्लस z, ये z बराबर आपका 0 है, ये z बराबर आपका 0 ही है। क्लियर। अब इसको निकालना होगा आपको, अगर इसको निकालना है तो इसमें आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस z बराबर 9, फिर उसके बाद x प्लस z बराबर 5, फिर y प्लस z बराबर 7। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें आप सिंपली क्या कर लो, x प्लस z के स्थान पर 5 रख दो। पहले वाले में x और z यही है तो y प्लस 5 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना पा गए, 4 मिल गया। जब y इक्वल टू 4 मिल गया, इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो 4 प्लस का z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 3 मिल गया। जब हमको आपको y और z का मान मिल गया तो y और z इसमें रख दोगे, तब क्या होगा, x प्लस y का मान 4, z का मान 3 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस का 7, तो x इक्वल टू 2। क्लियर। ये क्या हो गया भैया, आपका सॉल्यूशन हो गया। किसी कोई समस्या नहीं ना। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये आपका अभी तक जितना पढ़ा ये इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का। अभी मैट्रिक्स में बहुत कुछ है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले। ये हमारा आपका पहला लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक, और नहीं होगा तो 2 लेक्चर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं। हम आप लोग पर्याप्त समय है और हम लोग आसानी से सीखते सीखते चलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।